वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट किए हैं। जनीक भी महरमा की बात सुनकर सोफ़े पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुमने तुमने ही बताया था कि सोफ़िया आ रही है, तो इस वजह से मैं बेहद खुश हूँ। आखिर इतने दिनों बाद जो मिली हूँ। लगता है भाभी आपको भाई से ज़्यादा सोफ़िया के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। जनीक भी महरमा की बात सुनकर सोफ़े पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा भाई जज से ज़्यादा खड़ूस और सड़ियल है। ये तो मेरे आने से अब मुस्कुराने लगा है, वरना इसके साथ वक्त ही नहीं गुजरता था। वो मुस्कुराते हुए ज़मख़ान को मुंह चढ़ाते हुए बोली तो जनीक ने कहका लगाया, जबकि वो ज़मख़ान भी मुस्कुराने लग पड़ा। महरमा, ज़रा अपने बारे में भी तो बताओ कि तुम कितनी हंसमुख हो, और ये बताओ तुम्हें कुत्तों से कितना प्यार है। याद है ना जब जैकी को तुमने देखा था। इस कुत्ते को अब बेच दो इस कुत्ते को अब बेच दो ज़मख़ान। मैंने अब यहाँ ही रहना है, और मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि वो मुझे काटे और मुझे टीके लगे। इसकी बात सुनकर मुंह बगाड़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, बच्चा है वो मेरा। मैं इसे तुम्हारे डर की वजह से बिल्कुल नहीं बेचूंगा। हाय तौबा करो ज़मख़ान, वो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने जल्द ही इस मेंशन से निकाल देना। अगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा इतना ही प्यारा है तो इसके साथ ही चले जाना, मैं अंकल से बात कर लूँगी। कभी नहीं, ये मेरा घर है और जैकी का भी। हम कभी नहीं जाएंगे। इसने इसका पिछली तरफ लॉन में घर बनाया है और वहाँ ही रहेगा। इसकी बात सुनकर अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला, और इसे मज़ा आ रहा था इसे तंग करने में। वैसे भी वो कल से काफ़ी परेशान और उदास थी। अब इसे इसका मूड फ्रेश लग रहा था और इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। जबकि जनीक इन दोनों को लड़ते हुए देखकर मुस्कुराया। रामी सोफिया को लेकर मेंशन में दाखिल हुआ, और वो लोग जब हॉल में दाखिल हुए तो महरमा की आवाज़ सुनकर सोफिया जल्दी से अंदर दाखिल हुई। जहाँ महरमा ज़मख़ान से लड़ रही थी, महरमा, इसने खुशी से इसे पुकारा तो महरमा ज़मख़ान से लड़ना छोड़कर जल्दी से भागकर सोफिया के पास गई। सूफ़ी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया यार। तुमने मुझे किया? हाँ, मुझे काफ़ी दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी। तुम 1 हफ्ते का बोलकर 2 हफ्ते बाद आई। सोफिया इससे लग होकर शिकवा करने लगी। वो बस थोड़ी मसरूफ़ थी। इसकी बात सुनकर उदास हो गई और गोलमोल जवाब दिया। सोफिया, कैसी हो तुम? सोफिया मज़ीद कुछ पूछती कि ज़मख़ान ने फ़ौरन सोफिया से बात। मैं ठीक हूँ भाई। इसकी 2-4 बार ही सिर्फ ज़मख़ान से बात हुई, और वो भी रस्मी, क्योंकि इसे ज़मख़ान से डर लगता था। इस वजह से वो इससे कम बातें करती। इससे मिलो सोफिया, ये ज़मख़ान और रामिश का छोटा भाई और छोटा बंदर, और सॉरी मतलब भाई। भाभी, मैं कहाँ से आपको बंदर लगता हूँ? और सोफिया भाभी, मैं ज़मख़ान और रामिश भाई का छोटा भाई हूँ। छोटा सा प्यारा सा हैंडसम सा भाई जनीब। वो पहले महरमा की बात सुनकर सदमे से बोला और फिर साथ ही अपनी सही तारीफ भी करवाई। सोफिया के सामने वैसे भी अपनी इज्जत का कबाड़ा नहीं करना चाहता था। आखिर को इसकी बहन को जो पसंद करता था। जबकि सोफिया ने इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए सर हिलाया। फिर सब लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ज़रबकान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब इसका ख़ास आदमी मार्क ऑफिस में आया। सर, सोफिया ने बताया है कि वो कल रामिश को कत्ल करेगी, और दूसरी बात यह कि लीना भी जनी को कल रूम में एक जगह मिल रही है, और वहाँ पर इसने जनी को भी कत्ल कर देना है। मतलब एक दिन में 2 काम। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि सोफिया की मुलाकात लेने से ना हो, लीना से ना हो, और जब वो अपना काम कर दे तब मिले भी तो कोई फ़िक्र नहीं। ज़रबकान इसकी बात सुनकर बोला तो मार्क मज़ीद बोला, आप फ़िक्र मत करें, हमारा एक आदमी मुसलसल लीना पर नज़र रखे हुए है। सर, कल भी मीटिंग नहीं है। ठीक है, फिर भी कल ही घर रहूँगा। बस मुझे कल लीना और सोफिया इन दोनों को मारने की खबर दे दी। वो बोला और मार को जाने का इशारा किया। इसकी बात सुनकर ऑफिस से चला गया। लीजे जब यहाँ आई तो इसे बेहद पसंद करता था। वो इसे बताना चाहता था, मगर वो इससे भाग गई थी। फिर शिजान से मिलने के बाद इसे शिजान ने शादी कर ली। इसने बड़ी कोशिश की कि वो लीजे को दोबारा हासिल कर ले, मगर कभी ना हासिल कर सका। फिर इसने कुछ सालों बाद शादी कर ली, और इसका एक बेटा था जिस पर इसकी जान बसने लगी। ज़रबकान की बीवी तो इसके बेटे नेहान को पैदा करते ही मर गई। इस वजह से वो शुरू से ही अपने बेटे को साथ रखता। नेहपान ने जल्दी से इसका साथ काम करना शुरू किया। सब कुछ सही जा रहा था, बस एक गलती और नेहनान से हो गई, और इसकी टैफिंग की सबसे बड़ी डील आनी थी। इसी दौरान नेहनान की लड़ाई ज़मख़ान से हुई, तो ज़मख़ान ने इसकी डील की खबर पुलिस को दी, और वो शुरू से ही ह्यूमन टैफी के ख़िलाफ़ थी। इस वजह से इसने ये किया, और पुलिस ने ज़रबकान के बेटे को
जुर्म में पकड़ाया और मगर पुलिस से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें फायरिंग से मार दिया। इस दिन के बाद से इसने जम खान को बर्बाद करने का खुद से वादा किया। इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस दोबारा 1 साल बाद शुरू किया, इसलिए इसने पाकिस्तान से आगाज़ किया। वह इसने मेहरमा के बाबा और इसके आर्टिस्ट से डील की और यहाँ से इसका पहला काम अल्बर्ट टू को फंसाकर जम खान की माँ को मरवाना था, जो इसे बेवकूफ़ ने बगैर सोचे समझे कर दिया और इसने अल्बर्ट टू की बेटी को मरवाया। इसके बाद इसने बस खामोशी से आज़म खान को पागलों की तरह इस आदमी को ढूंढते हुए देखा, जिससे सबूत अल्बर्ट टू को दिए गए थे, मगर वो पहले ही इसे मार चुका था। अब इसे लग रहा था कि सब कुछ इसके काबू में है और कल का दिन जश्न का है, क्योंकि वो भी आज़म खान से इसके 2 प्यारे लोगों को छीन ही वाला था। सोबिया सबके साथ डिनर करने के बाद स्टडी में मौजूद थी, जहाँ जनीक के अलावा सब मौजूद थे। आज़म खान पहले ही मेहरमा को सब कुछ बता चुका था, इस वजह से इसे पता था कि जनीक कहाँ गया है। वो मेहरमा के साथ बैठी बातें कर रही थी जब रूम का दरवाज़ा खुलने पर सोफिया ने जनीक की जानिब देखा। जनीक के पीछे किसी लड़की को अंदर आते देखकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई। अनुशे को देखकर इसने हैरत से अपनी आंखें 2-3-4 बार पलकी और फिर सबको देखते ही इसने आगे बढ़कर अनुशे अलीना को अपने गले लगाया और ज़ोरों कतार रोन पड़ी, जबकि अनुशे तो इस इस्तफात पर घबराई। इसे जनीक ने सब कुछ रास्ते में बता तो दिया था, मगर फिर भी वो सोफिया से रोते देख परेशान हो गई। सोफिया इससे दूर हुई तो इसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर इसके चेहरे को जा बजा चूमने लगी। 5 साल बाद वो अनुशे से दोबारा मिली। ये अरसा इसके लिए कितना लंबा था, इसके सिवा कोई नहीं जानता था। सोफिया खुद को संभालो, तुम अनुशे को परेशान कर रही हो। मेहरमा ने आगे बढ़कर सोफिया को अनुशे से अलग किया। क्या मतलब, तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझसे मिलने की अनुशे? इसने अनुशे के चेहरे की तरफ देखा जहाँ खुशी से ज़्यादा परेशानी थी। सोफिया भाभी, इसको अपना माजी याद नहीं है। वो 1 साल पहले कोमा से होश में आई है, मगर वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी है। जनीक ने सोफिया को बताया तो इसने लब काटते हुए अनुशे को देखा, जो इसी की तरफ देख रही थी। दोनों के चेहरे की मुमासलत इन्हें काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलाती थी। अनुशे ने आगे बढ़कर सोफिया को अपने गले लगाया और धीमी आवाज़ में बोला, बेशक मुझे अपना माजी याद नहीं, 1 साल में मैं बेनाम रही, लेकिन अब आपसे मिलकर अपनापन का एहसास हो रहा है। मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब याद आ जाएगा और सब में आप मेरा साथ देंगी। इसकी बात सुनकर सोफिया के लाभ फैले और वो इस बात से बहुत खुश थी कि अनुशे वापस आई। बिल्कुल, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी अपनी और तुम्हारी बचपन की तस्वीरें और बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगी। सोफिया और अनुशे के मिलने के बाद सोफिया ने अनुशे को सबका तारुफ करवाया और इसके बाद रामिश ने इन्हें सारा प्लान बताया और सबको इनका काम बता दिया जो इन्हें कल करना था। प्लान बताने और डिस्कस करने के बाद सब अपने कमरों में चले गए, जबकि जनीक अनुशे को वापस होटल छोड़ आया। वो पहले ही इसे छुपाकर मेंशन लाया था और अनुशे की सिक्योरिटी के लिए इसके काफ़ी आदमी होटल में मौजूद थे। इस वजह से वो ज़्यादा परेशान ना थे। ज़बर खान आज सुबह से बेहद खुश था, क्योंकि वह जम खान को बर्बाद करने वाला था। इस वक्त अपने क्लब में मौजूद था कि इसके मेंशन के बेसमेंट में था, जब इसके एक दरवाज़ा पीछे हिस्से की तरफ से खुलता था जहाँ से लोग क्लब आते थे। प्लान शुरू हो गया और इसके आदमी अनुशे पर नज़र रखे हुए थे, जिसने जनीक को आज होटल के कमरे में मारना था, जबकि सूफिया को वो जहर पहले ही पहुँचा चुके थे, जो इसने आज इस आदमी की मौजूदगी में दी फ्लोर कैफ़े में देना था। वो अब आराम से 3-4 लोगों के सामने बैठा हुआ खेल रहा था मेज़ पर पैसे। जनीक इस वक्त अनुशे से मिलने होटल में आया, जहां इसके कमरे के बाहर एक आदमी खड़ा दिखा, जिस पर ध्यान दिए बगैर वो कमरे में गया। अनुशे तैयार खड़ी इसका इंतज़ार कर रही, आते ही देखकर मुस्कुराकर इससे हाथ मिलाया और आंखों ही आंखों में इशारे में अपना प्लान शुरू करने का पूछा। इसका जवाब इसने अपने सर खम करके दिया। अनुशे ने अपने दोनों हाथों में पीछे की छुपाई गई गन निकाली और इसके सीने पर निशाना लगाया, जिससे वो अपना सीना पकड़ता हुआ ज़मीन पर बैठा। ये तुमने क्या किया? इसने दर्द भरी आवाज़ में कहा। इसने मुस्कुराकर एक और गोली मार दी। तुम जानते हो मैंने ये क्यों किया? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। इसने एक गोली मारी और इसे मारती जिसे जनीक ज़मीन पर गिरा और खून बह जाने की वजह से बेहोश हो गया। वो जनीक के ऊपर से गुजर कर बाहर गई और बाहर मौजूद शख्स को अंदर बुलाया, जिसने मुस्कुराते हुए जनीक को ज़मीन पर गिरे देखा और करीब आकर झुककर इसकी सांसें चेक की जो बंद थी। इसने फ़ौरन अपना फ़ोन मिलाकर ज़रबकान को खुशखबरी दी। सर, काम हो गया है, लीना ने जनीक को मार दिया। बहुत अच्छे, अब तुम अलीना को भी मार दो, मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो शराब का गिलास अपने होंठों से लगाते हुए हंसते हुए बोला और कॉल बंद की। इस आदमी ने फ़ोन बंद करके मुस्कुराते हुए लीना को देखा, जो इसकी बात सुनने की मंजर थी। इसने अपने जेब से गन निकालकर इसका रुख लीना की तरफ किया, मगर इससे पहले कि वह अलीना को गोली मारता, मगर जनीक ने इसे गन निकालते देख इसका रुख अनुशे की तरफ देखकर इसने जल्दी से अपनी टांग इसके
बाजू पर मार दी, जिससे गन का रुख दूसरी जानिब हुआ और गोली दीवार पर लगी। जनीक ने जल्दी से उठकर अपनी गन निकालकर इस आदमी के हाथ पर गोली मारी, जिससे जल्दी से गन उठाने वाला था। फिर जनीक ने इसके सर में सीधी गोली मारी और इसे मार दिया। वो अपनी शर्ट उतारकर इसमें से बुलेट प्रूफ जैकेट निकालकर ज़मीन पर फेंकी और इस आदमी को मोबाइल निकालकर आखिरी नंबर देखा जिसमें उससे बात की। जनीक ने वो नंबर देकर जल्दी से जून को सेंड किया और मुस्कुराते हुए लीना को देखा, क्योंकि इसका प्लान यहाँ कामयाब हो चुका था। जनीक ने अनुषे के बैग में मौजूद अपने और अनुषे के हुलिया बदलने वाले कपड़े निकाले तो दोनों ने कपड़े चेंज किए और अपना हुलिया मुकम्मल तब्दील करके इन्होंने अपने बालों में भी नकली विग लगाई, जिससे वो पहचाने नहीं जा रहे थे। इन्होंने अपने हुलिये इस वजह से बदले कि कोई और पार्किंग लूट या होटल के बाहर हो तो इन्हें देखकर पहचान ना सके। जमखान महरमा के साथ अभी मेंशन में ही था और जून के पास था, जो जनी के भेजे के नंबर की मालूमात निकाल रहा था। सर कंफर्म हो गया है कि यह नंबर जरबकान का ही है और वो इस वक्त अपने बेसमेंट वाले क्लब में है। सारे आदमियों को तैयार रखो, हम अभी इस मेंशन की तरफ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, इतनी आसान मौत बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं इसे खुद मारना चाहती हूँ। वो झुककर इसके पास आया और बोला कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें खोदा नहीं चाहता, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। वो बोलकर इसे अलग हुआ और रुख मोड़ती अलीज़े के पास चली गई, जबकि जमखान इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बाहर चला गया। और मगर बाहर की तरफ जाते ही इसके चेहरे पर पथरीले और सख्त तासरात थे। सोफिया रामिस के साथ दी फ्लोर कैफ़े में बैठी बातें कर रही थी, जबकि कैफ़े में आज रश ना होने के बराबर था। बस 6 लोग ही कैफ़े मौजूद थे और सारे अपने आदमी थे, सिवाय एक आदमी के। सोफिया ने कांपते हाथों से अपना बैग से जहर की डब्बी निकाली और रामिश की कॉफ़ी में डाली। रामिश कॉल सुनाकर आया और मुस्कुराते हुए इससे दोबारा बात करने लगा। थोड़ी देर बाद इसे अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हुई। अपना गिलास पकड़कर सोफिया की तरफ देखने लगा। इसने कॉल बंद करके आहिस्ता से अपनी गन निकाली और सोफिया का निशाना लिया, जो रामिश के करीब खड़ी सी बुला रही थी। इसके इर्द गिर्द 2-3 लोग खड़े इन्हें देख रहे थे। इसने सोफिया को मारने के लिए ट्रिगर दबाना चाहा तो पीछे से किसी ने इसके सीने पर गोली मारी और एक गोली इसकी टांग पर मार दी। जैक्सन ने एक गोली इसके गर्दन में मारी। सोफिया ने तब तक जल्दी से जहर का एंटीडोट रामिश को दे दिया था और वैसे भी जो जरबकान ने सोफिया को देने के लिए दिया था वो पहले इसे तब्दील कर चुके थे, और जो जहर रामिश ने लिया था वो बस माइनर जहर था, जिसके असर से मुंह से जाग तो फ़ौरन निकल आती है मगर जहर अंदर असर नहीं करता। रामिश अब बिल्कुल ठीक था, क्योंकि सोफिया ने फ़ौरन उठकर इसके करीब खड़ी होकर आदमी की नज़रों में आए बिना एंटीडोट दे दिया था। वो जरबकान के आदमी को ज़मीन पर मुर्दा पड़ा देकर अपनी जगह से उठा और अपने आदमी को इर्द गिर्द का सारा इलाका क्लियर करने का कहने लगा। वो जीत के नशे में चूर अपनी जीत का जश्न क्लब में मना रहा था। जमखान ने अपने आदमियों के साथ पीछे दरवाजे से हमला किया, जबकि रामिश ने जनीक के साथ अगले वाले हिस्से से हमला किया और इन्हें प्लान के मुताबिक एक दफ़ा ही हमला कर दिया। मेंशन के अंदर दाखिल होकर इनकी सही लड़ाई जरबकान के आदमियों से शुरू हुई और इन्हें तेज़ी से मारते हुए आगे बढ़े, क्योंकि इनका टारगेट का अगला हिस्सा क्लियर करने के बाद ही जमखान के साथ बेसमेंट में मौजूद क्लब में मिलना था। जमखान खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और क्लब के अंदर के दरवाजे के सामने 2 आदमियों को अपनी साइज लगी गन से एक साथ ही शूट कर दिया। वो क्लब में अपने साथियों के साथ दाखिल हुआ और ज़ुबान के आदमी बड़ी तादाद में मौजूद थे। वो इन्हें मारते हुए आगे बढ़ा, जो एक गोली जमखान के बाजू को छूती हुई गुजरी। जब इसने गोली चलाने वाले को देखा तो अपने सामने जरबकान को नशे से सुरख आंखों के सामने खड़ा पाया, जिसने दूसरी गोली इस पर चलाई, जिसे जरबकान ने फ़ौरन साइड पर हटकर डोज कर दिया और फ़ौरन गोली जरबकान की टांग पर मारी, क्योंकि फ़िलहाल वो इसे मारना नहीं चाहता था। जरबकान के राइट हैंड ने जरबकान को गोली लगते देखा तो फ़ौरन इसे कवर करके जमखान पर गोली चलाना शुरू की, मगर इस वक्त मेंशन में दरवाजे से अंदर दाखिल होते खून से रंगे हाथों के साथ रामिश ने इस पर गोली चलाई, जो सेकंड में ज़मीनों पे ढेर हो गया। जमखान ने तंजिया मुस्कुराते हुए जरबकान को देखा, जिसका रंग सफ़ेद था, क्योंकि इन्होंने सारे मेंशन और क्लब पर कब्जा कर लिया था। जमखान ने आगे बढ़कर मेज़ पर पड़ी शराब की बोतल उठाई और इसके आगे खड़े होकर तंजिया बोला, इतनी आसान मौत मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, ये सिर्फ मेरी शान के खिलाफ है। इसने बोलते ही शराब की बोतल इसके सर में मारी, जिससे वो नशे और सर बोतल बजने की वजह से फ़ौरन बेहोश हुआ। जमखान ने रामिश को इशारा किया, जिससे बुरकान को बंद करके अपनी गाड़ी में डाला और मेंशन चला गया, जबकि इसके पीछे ही जमखान जनीक के साथ मेंशन और क्लब में छोटे छोटे बूट फिट करके यहाँ से निकल आए। जमखान ने अपने बाजू को ज़ोर से पकड़े हुआ था, जबकि जनीक इसे डॉक्टर अलीस के प्राइवेट क्लिनिक में ले गया
वो अपनी पट्टी कराकर ज़नीक के साथ वापस मेंशन जा रहा था, जहां रामिश पहले ही जुल्फ़िकार को सील में बंद किए हुए था। इसके पाँव में गोली लगी थी, गोली भी निकलवा चुका था क्योंकि वो इसे खून की कमी से मरने नहीं देना चाहता था। ज़मखान और ज़नीक सबसे पहले बेसमेंट में जाकर अपना खून वाले कपड़े बदलकर मेंशन आए, जहां सब लोग हॉल में बैठे इनका इंतज़ार कर रहे थे। जबकि महरमा का बेचैन दिल भी ज़मखान को देखकर पुरसुकून हुआ। ज़मखान ने रामी से इशारे से ज़रबकान के बारे में पूछा, जिसका जवाब इसने अपने सर को हल्का सा खम करके हिलाया। वो खामोशी से आकर महरमा के साथ वाली जगह पर ढेर हो गया, जबकि शेज़ां अलीज़े के साथ बैठी हुई थी। रामी सोफ़े के साथ और सोफिया के साथ लीना और इसके साइड पर ज़रनीक। डैड, अब तो सब ठीक हो रहा है, तो मेरी शादी के बारे में भी कुछ सोचें। अचानक ज़नीक बोला तो सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। ज़नीक, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारे खेलने के दिन हैं, और तुम ज़रा शर्म नहीं आती, अपनी शादी की बात खुद कर रही हो। ज़मखान ज़नीक को तंग करते हुए बोला, खुदा का खौफ करे भाई, ये मेरे अपने बच्चों से खेलने के दिन हैं, आपका तो कभी ख्याल ही नहीं आया। खुद तो आपने मज़े से शादी कर ली। ज़नीक इसकी बात सुनकर तड़प कर बोला, सही कह रहे हो तुम, हम जल्दी तुम्हें चाचू बनाने की तैयारी करते हैं, तुम्हें फिर बच्चे खेलने को मिल जाएंगे। ज़मखान महरमा की तरफ देखकर बोला तो महरमा ने एक घूरी से नवाजा, जबकि चेहरा इसका शर्म से हल्का लाल हो चुका था। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नावल का लास्ट पार्ट जो स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा नावल जो है वो मैं रीड करूँ। और जो नावल हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको सभी नावल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये जो नावल मैंने स्टार्ट किया हुआ है इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब नावल की तरफ बढ़ते हैं। ज़मखान, मेरे बेटे को तंग मत करो भाई, जल्द ही मैं तुम्हारी शादी कर देंगे, पहले लड़की से तो पूछ लो वो राज़ी है। अलीज़े मुस्कुराते हुए बोली तो ज़नीक की आंखें चमकी। मोम, मुझे ना शर्म आती है, मेरे हिस्से का आप पूछ लें। वो मुस्नुई सा शर्मा कर बोला तो रामिश ने खींच कर अपने पास पड़ा पिलो उठाकर इस पर फेंका। अभी तो तुम पूछते हुए शर्म आ रही है, शादी के वक्त तो फिर तुम शर्माते हुए मुँह छुपाते फिरोगे, इसलिए हम तुम्हारी शादी थोड़ी देर तक करेंगे ताकि हमारा शर्मीला बच्चा बड़ा हो जाए। रामिश इसको मसनूई शर्माता देख तंग करते हुए बोला, भाई आप भी मुझे तंग कर रहे हैं। वो आंखें झपकाता हुआ मासूम शक्ल बनाकर बोला तो सब हंसने लगे। अब सबको छोड़ो तुम ज़नीक, मैं तुम्हारी शादी अगले हफ्ते करवा दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। महरमा के हंसने के बाद संजीदा होते हुए बोली तो ज़नीक जल्दी से मुस्कुराता हुआ अपना रुख महरमा की तरफ करता हुआ बोला, भाभी जो भी शर्त है मैं मानने को तैयार हूँ, बस आप सबको मेरी शादी के लिए मना लें। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाइयों को अपनी शादी पर इटली बुलाओ। वो बोली तो ज़मखान ने इसकी तरफ देखा। अगर वो इससे बात करती तो यकीनन इसने मना करना था, मगर अब वो ज़नीक से इसलिए कह रही थी क्योंकि वो इसकी मुश्किल आसान करना चाहती थी। वाह भाभी, आप फिक्र मत करें, बस मेरी शादी की तैयारियां करें, मैं आपके भाइयों को कल ही इटली बुला लूँगा। महरमा ने मुस्कुराते हुए ज़मखान को देखा, जो इसे खुश देखकर पुरसुकून हो गया। अब इसके बाजू में दर्द होने लगा था, इस वजह से वो सबसे एक्सक्यूज़ करके उठा और अपने कमरे में चला गया। महरमा को लगा कि वो इससे नाराज़ हो गया है, तभी उठकर चला गया। वो भी थोड़ी देर में सबसे बातें करके अपने कमरे में चलेगी। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में चले गए। वो रामिश के कमरे में इसके साथ ही लेटी थी जब रामिश ने इससे पूछा, रामिश आप डैडी से एक बार हमारे बारे में बात कर लें, वो थोड़े दिनों तक वापस आ जाएंगे, फिर अनुषे को भी हम मिलवा देंगे। आप डैड को समझाएं कि वो ड्रग्स लेना छोड़ दें, मुझे उनकी हर वक्त फिक्र रहती है। वो उदासी से बोली, जब तक अनुषे खुश है मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि अगर उसकी शादी ज़नीक से हो जाए। वो पुरसुकून लहजे में बोली। महरमा कमरे में दाखिल हुई तो ज़मखान को गीले बालों के साथ बेड पर बैठा अपने बाजू पर पट्टी करते देखा। ये क्या हुआ ज़मखान, तुम्हें चोट कैसे लगी? वो इसके करीब कर इसका बाजू थामती हुई बोली, वो कुछ नहीं हुआ, बस गोली छू कर गुजरी, मुझसे ये पट्टी नहीं हो रही, तुम मेरी पट्टी कर दो। इसने न समझी से इसकी तरफ देखा और इसके हाथ से पट्टी पकड़कर खुद करने लगी। तुम पहले नहीं बता सकते थे कि तुम्हें चोट लगी है?
मुझे अभी कहीं नहीं जाना, बस तुम दवाई लो और आराम करो। मैं बाद में आराम कर लूँगा, फ़िलहाल तुम मेरे साथ जाओगी। इस पर अब मज़ीद बहस नहीं। ज़मख़ान संजीदगी से बोला तो महरमा मुँह बिगाड़ते हुए इसकी पट्टी करने लगी। वो पट्टी करवाने के बाद साइड टेबल पर पड़ी अपनी दवाई उठाकर खाकर उठा और महरमा को अपने साथ ले गया। ज़नीक अनुशे के साथ बाहर लॉन में वॉक कर रहा था और साथ हल्की फुल्की बातें कि अचानक एक जगह रुका और अनुशे के सामने आते हुए बोला, तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इजहार करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी को हसीन बनाओगी? वो बात करता करता आखिर पर एक घुटने के बल में ज़मीन पर बैठा और अपनी जेब से छोटी सी डिब्बी निकालकर खोलकर इसके सामने की, जिसमें चमकती हुई अंगूठी थी। अनुशे ने इसकी बात सुनकर अपनी नम आंखों के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। ज़नीक ने खुशी से सरशार होकर इसको अंगूठी पहना दी। वो खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए इसको देखने लगा। वो महरमा को अपने साथ लिए बेसमेंट की तरफ आया और इस सील की तरफ ले जाने लगा जहां ज़रबकान मौजूद था। इसने सील के बाहर खड़े गार्ड्स को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया तो इसने जल्दी से सील का दरवाज़ा खोला, जबकि महरमा खामोशी से इसकी कार्रवाई देख रही थी। इसे कुछ कुछ तो समझ आ गया था कि यहाँ कौन है। वो ज़मख़ान के पीछे अंदर दाखिल हुई तो इसकी नज़र कुर्सी से बंधे ज़रबगान पर गई। तुम्हारे पास ये पहला और आखिरी मौका है। तुम इसे जितना चाहे नुकसान पहुंचा सकती हो, लेकिन इसे कत्ल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी इसका डैड की तरफ और मेरी तरफ बहुत हिसाब निकलना है। वो इसकी तरफ चाकू बढ़ाकर बोला, जो अभी गार्ड ने इसे ला कर दिया। महरमा ने चाकू पकड़ा और ज़रबकान की तरफ नफरत से देखा, जिस पर गार्ड ने ठंडा पानी गिराकर इसे होश दिलाया। इसने मंदी मंदी आंखें खोलकर अपने सामने खड़े ज़मख़ान और महरमा को देखा और ख़ुद को कुर्सी से आज़ाद करने की नाकाम कोशिश। क्योंकि ज़रबकान ने इसका मुंह टेप से बंद किया हुआ था, इस वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। वो महरमा के हाथ में चाकू देकर इसे खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर मुंह पर टेप होने की वजह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा था। महरमा ने आगे बढ़कर चाकू की नोक से इसके दाएं गाल पर कट लगाया और फिर आहिस्ता से चाकू इसके गले की तरफ लाई। जहां पर इसने एक बड़ा सा कट इसके सीने की तरफ लगाया तो वो दर्द से बुलबुलाती हुई ऊंची आवाज़ में बोलने लगा। महरमा एक ट्रांस की कैफियत में थी। अब इसके बाजू पर चाकू से कट लगा रही थी। इसके सामने बार बार खून में लथपथ अपने वालिदैन की तस्वीरें आ रही थीं। मुझे नमक चाहिए, वो अचानक से रुककर बोली तो ज़मख़ान ने गार्ड से इसे नमक लाकर देने को कहा। वो आराम से सील की दीवार से टेक लगाए खड़ा महरमा को देख रहा था। इसे ऐसे ही अक्लमंद और बहादुर बीवी चाहिए थी जो इसके साथ गुजारा कर सके। गार्ड ने इसे नमक लाकर दिया तो इसने मुस्कुराते हुए नमक की डिब्बी उठाई और इसके जख्मों पर छिड़काने लगी। ज़रबकान पन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा था। इसे शदीद तकलीफ हो रही थी। महरमा ने एक की बार इसके हाथों पर कट लगाए और इस पर नमक छिड़का तो वो दर्द की शिद्दत बर्दाश्त ना करते हुए पहले जख्मों की कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गया। इसने इसे बेहोश होते देखा और अपनी टांग जोर से इसके पेट में मारी और ज़मख़ान की तरफ मुड़ी, जो मुसलसल मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। इसने आगे बढ़कर महरमा से चाकू पकड़कर गार्ड को पकड़ाया और इसे अपने हिसार में लेकर अपने साथ लेता हुआ वहां से चल पड़ा। साम साहब कुछ दिन पहले रूम वापस आए थे, तब इनकी अनुशे से मुलाकात हुई। इन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था इनकी बेटी जिंदा है। फिर खुद शहज़ाद ने इन्हें अच्छे से धमकाकर इन्हें ड्रग्स लेने से मना कर दिया और साथ ही सोफिया के निकाह का बताकर इन्हें अनुशे के निकाह का भी पूछ लिया, जिस पर वो राज़ी हो गई। आजकल महरमा बाकी सबके साथ शॉपिंग में मसरूफ़ थी। इसे पता चला था कि साद और मईद के पेपर्स होने की वजह से वो इटली नहीं आ रहे, जिससे वो उदास थी। आखिर 3 साल से वो इनसे मिली नहीं थी, मगर ज़मख़ान ने वादा किया था कि वो जल्दी इनसे मिलवाने ले जाएगा, जिससे वो खुश होती और इन सब के साथ ज़ोरों शोर से तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती। 2 दिन बाद फंक्शन में ज़नीक और अनुशे का निकाह था। इससे अगले दिन सोफिया, महरमा और अनुशे का रिसेप्शन।
फिलहाल सोफिया अनुशे साम साहब के साथ रह रही थी और इनकी हिफाजत जैक्सन और कुछ गार्ड्स इनके घर के बाहर कर रहे थे। जमखान जमखान वो थकी हुई शॉपिंग करके अभी आई और आते ही सोफे पर बैठकर जमखान को आवाज़ें देने लगी। जमखान जो अलीज़े से मिलकर अभी कमरे से बाहर निकला ही था कि हाल से मेहरमा की आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, जमखान मुझे प्यास लगी है, प्लीज़ पानी दो। वो जमखान को देखकर मासूम सा मुंह बनाकर बोली तो जमखान इसकी चालाकी समझकर अपना सर नफ़ी में हिलाता हुआ किचन में गया और एक गिलास पानी का लाकर इसके साथ बैठते हुए इसके आगे बढ़ाया। मेहरमा जैसे ही गिलास पकड़ने लगी, जमखान ने जल्दी से गिलास अपने मुंह से लगाकर सारा पानी पी लिया। मेहरमा, ये पानी तो ख़त्म हो गया, अब तुम्हें खुद किचन से पानी लाना पड़ेगा। वो मसनूई अफसोस के साथ बोलता हुआ मेहरमा का सारा मूड खराब कर गया। रोज़ी रोज़ी प्लीज़ एक गिलास पानी ला दो। वो मुंह पगाड़ते हुए रोज़ी को बुलाने लगी, जो फ़ौरन इसकी आवाज़ सुनकर पानी लेकर आ गई। मेहरमा ने पानी का गिलास पकड़कर थोड़ा सा पिया और फिर कुछ इस तरह अपने हाथ से गिलास छोड़ा कि सारा पानी जमखान के कपड़ों पर जा गिरा। जमखान ने खूनख्वार नज़रों से घूरा और इसके गले में मौजूद स्टॉलर को खींचकर इससे अपनी पैंट पर गिरा पानी साफ करने लगा। मेहरमा ने अपने पसंदीदा स्टॉलर से पानी साफ करते हुए देखा तो गुस्से से इसके हाथ से अपना स्टॉलर खींचने लगी, मगर जमखान ने जल्दी से इसका इरादा समझकर पहले ही अपनी स्टॉलर पर गिरफ्त मजबूत कर ली। जमखान, मेरा स्टॉलर फ़ौरन छोड़ दो वरना मैंने तुम्हें गंजा कर देना है, कमीने इंसान। इसकी बात सुनकर जमखान ने मुस्कुराते हुए स्टॉलर पर अपनी गिरफ्त और मजबूत की, यानी मेहरमा को जिच करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता था। मेहरमा ने गुस्से से अब की बार खड़े होते हुए स्टॉलर जोर लगाकर खींचा तो स्टॉलर दरमियान से फट गया। इसने अपनी आंखों को फैलाकर फटे हुए स्टॉलर को देखा, जिसे जमखान अब छोड़ चुका था। जमखान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब तुम मुझसे बच कर दिखाओ। वो चीखते हुए जमखान से चुप बोली, जो पहले ही जल्दी से उठकर कमरे की तरफ लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ चला गया। पहले इसे जाता देखकर जल्दी से इसकी तरफ भागी, जो मेहरमा को अपने पीछे आता जल्दी से देखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और वॉशरूम में चला गया। मेहरमा ने इसे वॉशरूम में बंद होता देख गुस्से से अपना पाँव ज़मीन पर मारा और कुछ सोचते हुए जल्दी से किचन में गई, जबकि जमखान अब शावर लेने लग पड़ा था। मेहरमा किचन में गई और रोज़ी से पूछकर जल्दी से आटा निकालकर एक बाउल में भरकर कमरे में ले गई और जमखान का इंतज़ार करने लगी। जमखान कमरे से कोई आवाज़ ना सुनकर मज़े से वॉशरूम से निकला तो मेहरमा, जो वॉशरूम के दरवाजे के साथ दीवार से टेक लगाए खड़ी थी, इसने जमखान के बाहर आते ही सारे आटे का बाउल इस पर फेंक दिया। जमखान ने अपने मौजूद टावल को जो आटे से भरा हुआ था इसे मेहरमा के ऊपर झाड़ा, जो इसकी हालत देखकर हंस रही थी, लेकिन जमखान के टावल झाड़ने पर ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। अब जमखान मुस्कुरा रहा था। जमखान, ज़काम, कमीनी इंसान, अब मुझसे बात मत करो। वो मुंह पकाड़ते हुए सोफे पर बैठ गई और इसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी ताकि खुद भी शावर ले ली। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। आज जनीक और अनुशे का निकाह था। सोफिया और अनुशे भी इस वक्त मेंशन में मौजूद थी, क्योंकि मेंशन के लॉन में फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहरमा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। जमखान थोड़ी देर पहले इसे ज़रूरी काम का बोल कर गया और अब तक नहीं आया। इसने हल्का पिंक रंग का पाँव को छूता फ्रॉक पहना और साथ ही इसने पिंक मेकअप किया हुआ था। वो फ्रॉक में मासूम गुड़िया लग रही थी, मगर ये तो जमखान ही जानता था कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, देखने में नाजुक मगर शरारतों और अक्ल से लोगों को पागल कर सकती है। वो जमखान का इंतज़ार कर रही थी ताकि एक बार इसको तैयार देख सके, खुद भी इसे अपनी तैयारी दिखा सके, मगर वो था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रही थी। कल इसका रिसेप्शन था और इससे पहले इसका काम तमाम करना चाहता था। वो इटली में मौजूद इंस्पेक्टर जिसको इसने बुलाया हुआ था, जो पाकिस्तान में, वो कम से कम पाकिस्तान तो नहीं जा सकता था, इसने यहीं से ही इस इंस्पेक्टर को बुलाया और इसका काम तमाम कर दिया।
इसने बिल्कुल मेहरमा की तरफ इसकी गर्दन पर कट लगाया था और साथ ही इसके मुंह पर थप्पड़ों से सजा दिया और बाकी रही कसर इसके मुक्कों और लातों ने कर दी और इसने इसका मज़ीद बुरा हाल किया। इसका काम तो तमाम किया और पुरस्कून सा सील से निकलकर बेसमेंट में मौजूद कमरे में गया। जल्दी से कपड़े बदलकर मेंशन की तरफ रवाना हो गया। वो जल्दी से जो मुंह में आया बोल गई, मगर बात के समझ में आते ही अपनी आंखों को फैलाकर इसकी तरफ देखने लगी। सोफिया तैयार हो चुकी थी, अब अनुष्का का इंतजार कर रही थी, जिसके मेकअप को पार्लर वाली आखिरी टच दे रही थी। इसने नीले रंग की पाँव को छूती फ्रॉक पहनी और लाइट सा मेकअप करके वो किसी को भी देखने का वाले का दिल धड़का सकती थी। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को ऊपर से नीचे तक देख रही थी जब रोजी कमरे में दाखिल हुई और इसके करीब आकर धमकी आवाज़ में बोली, रामिश सर आपको कमरे में बुला रहे हैं। रामिश का नाम सुनकर इसकी धड़कनें तेज़ हो गई। मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ, जल्दी आइएगा आपी, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अनुष्का का जवाब सुनकर वो कमरे से चली गई। सोफिया इस वक्त अचानक इफ्तिदात के लिए तैयार नहीं थी, इस वजह से बैलेंस बरकरार ना हो सका और इसका पाँव फिसलने की वजह से वो सीधा रामिश के ऊपर जा गिरी। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, वैसे तारीफ तो नहीं करनी आती, लेकिन तुम जानती हो मुझे वैसे भी हमेशा ही तुम हसीन लगती हो। इसी तरह पूरा फंक्शन गुजर गया। अनुष्का का निकाह जनीक से हो गया और सोफिया रामिश के साथ और जमखान मेहरमा के साथ। मेहरमा के साथ खड़े जैसे ही मेहरमा की और जमखान की एंट्री हुई, मेहरमा ने अपने सामने मईद और साद को देखा। बाही चाहते ही इसका दिल जोरों से धड़का जब इसने मईद और साद को थोड़ी दूर खड़े देखा। इसने आंखों में नमी लेकर होंठों पर मुस्कान सजाकर जमखान की तरफ देखा, जो इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मेहरमा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज मईद और साद यहाँ होंगे, लेकिन जमखान ने इसे सरप्राइज देकर खुश कर दिया और इसका दिल कर रहा था वो भागते हुए जाकर साद और मईद से मिली और इन्हें बीच ले, क्योंकि वो 3 साल से इन्हें नहीं मिली थी। जमखान इसे साद और मईद के पास ले गया, जिन्होंने मेहरमा को देखकर जल्दी से एक साथ मेहरमा को खुद में बीच लिया। हमने अभी आपको बहुत याद किया, साद ने नम आवाज़ में कहा। मैंने भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा याद किया। 3 साल हो गए हैं मुझे तुम लोगों से मिले हुए। मैंने तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। वो ट्रांस की कैब फंक्शन के बाद ही वो दोनों मईद और साद वापस चले गए, क्योंकि सुबह इनका पेपर था और आज वो सिर्फ इसी के लिए ही आए थे। 5 साल के बाद रामिश और सोफिया का एक बेटा था जो 5 साल का था और बच्चों में सबसे बड़ा था और घर का पहला बच्चा होने की वजह से इसने सबूत सबसे प्यार बटोरा, जो मेहरा के आने से कम तो हो गया था, लेकिन फिर भी सब इसे बेहद प्यार करते। वो रामिश की तरह संजीदा मिजाज था, मगर बहुत शिद्दत पसंद था। जो चीज़ इसे पसंद आ जाती वो किसी को नहीं देता सिवाय मेहरा के, जो इससे छीन लेती थी। जनीक और अनुष्का का एक बेटा था, वो भी 2 साल तैमूर, जो बच्चों में अभी तक सबसे छोटा था। वो सब लोग इटली में पुरसकीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनके जो दुश्मन थे वो भी पहले ख़त्म हो चुके थे। इनसे कोई भी पंगा लेने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि इन्होंने होटलों की चेन खोली हुई थी, जिससे इन्होंने मुख्तलिफ शहरों में अपने होटल बनाए। वो सब लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे और अब सबको जो चीज़ आपस में जोड़े हुए थी वो थी एक दूसरे की मोहब्बत। अब नई मोहब्बत की दास्तान ने जन्म ले लिया था और फिर इनकी मोहब्बत का सफ़र शुरू होना था। दीवाना हुआ ये दिल मेरा ख़त्मशुदा। तो ये नावल हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला नावल कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी बाकी हेयर स्टाइल की वीडियो को भी ज़रूर वॉच किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नावल के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी रमज़ान।